हेलो एवरीबॉडी। इस वीडियो में हम पूरे टेंस को, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, इसमें भी चार चार होते हैं ना, यानी कि 12 टेंस को इस वीडियो में रिवाइज करेंगे। इससे पहले सारे टेंस पढ़ा चुके हैं, तो चलो शुरू करते हैं। तो पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से शुरू करते हैं। पहचान क्या होता है? वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ये सब आता है। ठीक है, इससे किसी काम के करने का पता चलता है या किसी आदत का पता चलता है। ठीक है, जैसे कि वह पत्र लिखती है, वह पत्र लिखती है। अच्छा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या यस। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तब लगेगा, नहीं तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, उसमें यस यस नहीं। यस या यस कब लगेगा? जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, एक वचन। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट। तो वह पत्र लिखती है, एक वचन है, तो यहाँ यस लग जाएगा, यस। तो सी राइट्स, राइट मान लिखना, यस लगे, राइट्स ए लेटर। चलो इसी सेंटेंस को बाकी सब में मतलब चेंज कर लेते हैं। ठीक है, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट सब में इसी सेंटेंस। जैसे यह वह पत्र लिखती है, इंडेफिनिट टेंस है, वह पत्र लिख रही है। कंटीन्यूअस में वह पत्र लिख चुकी है, परफेक्ट टेंस, ऐसे करके। तो एक ही तरह के सेंटेंस को जब चेंज करेंगे हर टेंस में तो और अच्छा रहेगा। ठीक है, और बढ़िया से कनेक्टिविटी बन जाएगी। नेगेटिव बनाना होता है तो डू डज आता है, फिर नॉट लगता है। डू बहुवचन कर्ता के साथ, ठीक है, और डज एक वचन यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। जैसे वह पत्र नहीं लिखती है तो क्या हो जाएगा? सी डज नॉट राइट अ लेटर। वे पत्र नहीं लिखते हैं, दे डू नॉट राइट अ लेटर। ठीक है, वह घर नहीं जाता है, ही डज नॉट गो टू होम। तुम घर नहीं जाते हो, यू हमेशा प्लूरल माना जाता है, यू डू नॉट गो टू होम। तो जहां प्लूरल रहेगा वहां डू लगेगा, जहां सिंगुलर रहेगा वहां डज लगेगा। ठीक है। और अगर सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव है तो पहले डू डज आगे आ जाएगा, तो क्या से शुरू होने वाला सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, और अगर क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड पहले लग जाएगा, फिर डू डज आएगा। जैसे क्या से शुरू होने वाला सेंटेंस ले लेते हैं, क्या वह पत्र लिखती है, ऐसे हो, क्या वह पत्र लिखती है, तो इसका जवाब होगा हाँ या नहीं, तब ये सेंटेंस डू डज से शुरू होगा। तो क्या वह पत्र लिखती है, वह लिखती है, यानी कि एक वचन है तो डज आएगा। तो डज सी राइट अ लेटर, ये हो जाएगा। क्या वे पत्र लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा? डू दे राइट अ लेटर। चिड़िया बोल रही है। और अगर क्वेश्चन वर्ड वाला आ जाए तो क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, जैसे कि वह क्या लिखती है। अब इसका जवाब हाँ या नहीं में नहीं दे सकते, कुछ और होगा, तो क्वेश्चन वर्ड आएगा। क्या का इंग्लिश? व्हाट। तो व्हाट डज सी राइट। ठीक है, वह क्या करते हैं, वह क्या करता है, व्हाट डज ही डू। तुम्हें कौन बुलाता है, तो हु कॉल्स यू। इसमें क्या आ जाएगा? डू डज नहीं आएगा, बताए थे। हु यानी कि जब कौन आता है सेंटेंस में तो उसका अनुवाद सिंपल सेंटेंस की तरह करते हैं। पहले जो है क्वेश्चन लगा लेंगे हु, उसके बाद सिंपल सेंटेंस की तरह करते हैं। और भी कब, तुम कब पढ़ते हो, तो क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो तुम कब पढ़ते हो, क्वेश्चन वर्ड कब का इंग्लिश क्या होगा? व्हेन, फिर होगा डू, फिर सब्जेक्ट यू, यू प्लूरल होता है इसलिए डू लगा है। ठीक है, व्हेन डू यू, फिर आएगा वर्ब रीड, आईएनजी नहीं है, व्हेन डू यू रीड, ये हो जाएगा। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, बना सकते हैं इस तरह से। अब कंटिन्यूअस टेंस पे आ जाए। अगर इंट्रोगेटिव सबको लिख लेके आएगा सेंटेंस, लेकिन इसमें पूरा आएगा नहीं, मिटाना पड़ेगा। चलो ठीक है, कर लेते हैं। देखो, वह पत्र लिखती है, ठीक है, ये हो गया। इंट्रोगेटिव बना ले, क्या वह पत्र लिखती है, क्या वह पत्र लिखती है, तो हो जाएगा क्या? डज सी राइट अ लेटर। ये क्या से शुरू होने वाला आ गया? डू डज आता है शुरू में। अगर क्वेश्चन वर्ड आए, जैसे कि वह पत्र क्यों लिखती है, वह पत्र क्यों लिखती है, क्यों लिखती है, तो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन पहले आएगा फिर डू डज, तो वाई डज, फिर सब्जेक्ट सी, यही यही डज के पहले क्वेश्चन में लगा दो, बाकी सब वही रहेगा। तो वाई डज सी राइट अ लेटर, ये हो जाएगा। अगर इंट्रोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव आए, अच्छा नेगेटिव वाला नहीं लिखते क्या आपको? नेगेटिव लिख दें, वह पत्र नहीं लिखती है, वह पत्र नहीं लिखती है, तो क्या हो जाएगा? सी डज नॉट राइट अरे लिखा था नहीं, राइट है लेटर। आज ठंडी लग रही है ना। अच्छा, वह पत्र क्यों लिखती है। अब ऐसा सेंटेंस हो कि वह पत्र क्यों नहीं लिखती है। चलो ये सेंटेंस ले लें कि वह इंट्रोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव हो। वह पत्र कब नहीं लिखती है, वह पत्र कब नहीं लिखती है। तो व्हेन, अब देखो यहाँ क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है, यानी कि इंट्रोगेटिव, और नॉट नहीं भी आया यानी कि नेगेटिव। तो क्या आएगा क्वेश्चन वर्ड? कब कहेंगे क्या था? व्हेन, फिर डू या डज, व्हेन डज सी
Not. She not write a letter. When does she not Write letter. write a letter? डॉक्टर जैसा तो नहीं लिखा रहा है? नहीं ठीक है. हाँ हो गया. अब सेंटेंस तो देखो सारा हो गया ना. अब कंटिन्यूअस टेंस पे आते हैं. कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है? पहचान पहले जान लो. पहचान क्या होता है? वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, ये सब आता है. इसमें क्या है? ता है, ती है आता है ना. देखो ता है, ती है, ते है. यानी कि पता चलता है कि कोई काम कैसे होता है, या आदत का पता चलता है कि कोई काम ऐसे करता है कोई. ठीक है. और रहा है, रही मतलब कि कोई काम अभी जारी है. जैसे वह घर जा रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ, या मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, ऐसे करके. तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान क्या है? वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ इत्यादि आता है. तो सिंपल सेंटेंस के लिए अनुवाद का नियम क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर में से कोई एक प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. यानी कि सबसे पहले क्या लिखेंगे? कर्ता की अंग्रेजी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. अभी इज एम आर किसके साथ लगाना जानते हैं? इज जो है एक वचन कर्ता के साथ, एम केवल आई के साथ, और आर बहुवचन कर्ता के साथ. और ये याद रखना हमेशा, यू हमेशा ही प्लूरल होता है. ठीक है. तो जैसे कि इसी को बना लेते हैं. वह पत्र लिख रही है, वह पत्र लिख रही है. तो देखो पता चल रहा है कि अभी लिखने का काम जारी है. ये कंटिन्यूअस टेंस है. रहा रही आता है ना लास्ट में. तो अनुवाद करेंगे सिंपल सेंटेंस. अगर सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर याद है तो बाकी सारा का बना लेंगे. नेगेटिव इंटीग्रेटिव सबका. अच्छा इसमें क्या था? डू डज एक्स्ट्रा लगाना पड़ा था अलग से, लेकिन इसमें कुछ नहीं लगाना. हेल्पिंग वर्ब बस आगे उठा लिया, क्वेश्चन वर्ड बन जाएगा, इंट्रोगेटिव बन जाएगा. ठीक. अच्छा वह पत्र लिख रही है तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट सी, फिर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से क्या लगाएं? इज, क्योंकि वह एक वचन है ना. तो सी इज, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म राइटिंग, सी इज राइटिंग अ लेटर. ये हो गया. अब नेगेटिव बना लें. वह पत्र नहीं लिख रही, वह पत्र नहीं लिख रही है. फोकस किया है. तो क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट लगाना होता है. सी इज नॉट राइटिंग ए लेटर. हो गया. और अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो, इंट्रोगेटिव में भी दो तरह का होता है. एक तो क्या से शुरू होने वाला सेंटेंस जिसका जवाब हाँ या नहीं में दिया जा सकता है, वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है. और एक होता है क्वेश्चन वर्ड वाला, कब कहाँ कैसे, व्हेन व्हाई व्हाट, ये सब. तो वो उसको हेल्पिंग वर्ब के आगे लगा दें तो बन जाएगा. चलो इज एम आर को आगे उठा ले आएंगे तो बन जाएगा. जैसे वह पत्र लिख रही है, सी इज राइटिंग लेटर, इसको आगे उठा लिया तो हो जाएगा इज सी राइटिंग लेटर. क्या वह पत्र लिख रही है? ऐसे हो जाएगा. क्या वह पत्र लिख रही है, तो हो जाएगा इज हेल्पिंग वर्ब पहले. ठीक है. फिर सब्जेक्ट सी, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म राइटिंग लेटर. ठीक है. यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ नीचे. हाँ. एक सेंटेंस और लिख सकते हैं. चलो टू क्वेश्चन वर्ड वाले लिख लेते हैं. ठीक है. वह किसे पत्र लिख रही है? वह किसे पत्र लिख रही है. तो क्वेश्चन वर्ड किसे है ना, किसे, whom. फिर हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगा? वह एक वचन है यानी कि इज रहेगा. तो whom इज, फिर सब्जेक्ट सी, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म राइटिंग अ लेटर. हो गया. अब मुझे भी लगता है ये मतलब यहाँ तक हो गया. कंटिन्यूअस का भी पूरा हो गया. ठीक है. हो गया ना. अच्छा पूरा वर्ब टेंस एक पेज में नहीं हो पाएगा, लेकिन एक टेंस का चारों तो हो ही जाएगा, है ना. अच्छा इंडेफिनिट हो गया, कंटिन्यूअस भी हो गया. अब परफेक्ट टेंस बना लेते हैं. तो परफेक्ट टेंस में क्या हो जाएगा? वह पत्र लिख चुकी है. अच्छा पहले पहचान बता दे. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान क्या होता है? परफेक्ट मतलब कि क्या? पूरा. परफेक्ट मतलब जो संपूर्ण हो, है ना, पूरा. तो इसमें क्या होता है? काम पूरा हो चुका होता है. तो पहचान क्या है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का? वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं इत्यादि आता है. ठीक है. सिंपल सेंटेंस के लिए अनुवाद का नियम क्या होता है? वही स्ट्रक्चर. सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव. हैज एक वचन के साथ लगाना है और हैव बहुवचन के साथ. और हाँ आई जो है, आई के साथ हैव का यूज होगा. जैसे आई माने में लगता है तुम लोग को सिंगुलर है, लेकिन वो जो है प्लूरल वर्ब की तरह, प्लूरल सब्जेक्ट की तरह काम करता है. ठीक है. उसके साथ हैव लगे. तो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म. ठीक है. प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. तो वह पत्र लिख चुकी है. वह पत्र लिख चुकी है. आज का है लिख नहीं रहा मैं. लिख तो होगा सी. तो सब्जेक्ट सी, हैज एक वचन के साथ हैज लगेगा, बहुवचन के साथ है. सी हैज राइट रोट रिटन. थर्ड फॉर्म क्या होगा? राइट रिटन. तो WRITEN. सी हैज रिटन. और ऑब्जेक्ट क्या है? ए लेटर, एक पत्र. ये हो गया. नेगेटिव बना ले. वह पत्र नहीं लिख चुकी है. सी हैज नॉट राइट
Written a letter. हमको लगता है नेगेटिव वाले की जरूरत नहीं थी, है ना, क्योंकि यही नॉट लगा देते थोड़ा जगह भी बच जाता और स्पेस मिल जाता। जैसे वह पत्र नहीं लिख चुकी है, यही लगा देते, बता रहे थे ना हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में नॉट लगाना होता है। तो सी हैज नॉट रिटन लेटर, चलो लिख देते हैं, हम लिख देंगे। तो सी हैज, Not देखो हेल्पिंग वर्ब हैज और मेन वर्ब रिटन के बीच में नॉट लगा दो, हो गया सी हैज नॉट रिटन letter. ए Letter. लेटर, हो गया। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना ले, क्या से शुरू होने वाला जिसका जवाब हाँ या नहीं में दिया जा सकता है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, ये आगे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हैज, अच्छा लिख ले, क्या वह पत्र लिख चुकी है, क्या वह पत्र लिख चुकी है। तो होगा है। अच्छा उसमें देखो क्लियर आ रहा है कि नहीं, हाँ। चमक रहा है। चमक रहा है, ओ यहाँ पे चमक रहा था ना, चलो बल्ब बुझा दी, अब नहीं चमक रहा। क्या वह पत्र लिख चुकी है, तो हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैज या है प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो हैज सी Written रिटन a letter. ए लेटर, ये हो गया। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो तो नॉट कहाँ लगाना है, वही लगेगा जहाँ लग रहा था, यही है, ठीक है। अब हैज आ गया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हैज सी नॉट रिटन ए लेटर, यही हो जाएगा, ठीक है। ये जो नेगेटिव है इसमें हैज आगे उठा लिया तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन वर्ड वाला नहीं लिए ना आपको, वह पत्र कैसे लिख चुकी है, ऐसे लिख लो, वह पत्र कैसे लिख चुकी है? पत्र कैसे लिख चुकी है। तो हाँ, क्वेश्चन वर्ड हाउ प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज या हैज, फिर सब्जेक्ट सी, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटन। वह पत्र कैसे नहीं लिख चुकी है, चलो नॉट बाद में लगा लो, रिटन हाउ हैज सी रिटन ए लेटर। अब ऐसे होता है कि वह पत्र कैसे नहीं लिख चुकी है, इंट्रोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव भी होता है, तो नॉट कहाँ लगाना होता है, सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में, ठीक है। ये भी हो गया। अब एक सेंटेंस उसके बाद कौन सा आता है, चौथा टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखो इसमें दो चीज है, परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये है ना, परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी, यानी कि काम जो है कुछ काम हो चुका होता है और कुछ काम अभी चल रहा है, ठीक है। इससे पता चलता है कि इसमें परफेक्ट टेंस भी होगा और कंटिन्यूअस भी, दोनों का मिक्स होगा। तो यानी कि कोई काम कुछ लंबे टाइम से ऐसे चल रहा होगा, तो जैसे कि वहाँ पत्र लिख रहे इसी को बना रहे हैं, ठीक है। पहचान क्या होता है पहले वो जान लो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होता है, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, कंटिन्यूअस टेंस वाला ही आता है, ठीक है। रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ इत्यादि आता है और उसके साथ साथ समय भी दिया रहता है, यानी कि पता चलता है कि काम जो है कुछ समय से हो रहा है। अनुवाद का नियम क्या होता है, सिंपल सेंटेंस के लिए अनुवाद का नियम होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन, ठीक है, प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। सिंस या फॉर किसके लिए लगता है जानते ही हो, सिंस जो है निश्चित टाइम के लिए, ध्यान से सुन लो, भूलना नहीं, सिंस जो है निश्चित टाइम के लिए। निश्चित टाइम क्या होगा, कोई घड़ी का जो है टाइम दिया हो, कुछ बजे हो, जैसे 3 बजे 4 बजे से ये काम हो रहा है, ठीक है। और दिन का नाम दिया सोमवार मंगलवार से, ठीक है, या महीने का नाम दिया जुलाई से जनवरी से फरवरी से, या साल का नाम दिया हो सन 2019 से सन 2010 से, ठीक है, या सेंचुरी का नाम दिया हो 19वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी से, तो ये निश्चित टाइम है, तो इसके लिए सिंस का यूज होगा। और अनिश्चित टाइम के लिए फॉर का यूज होगा। अनिश्चित टाइम क्या है वो भी जान लो, जैसे 2 घंटे से, 2 दिन से, 4 सप्ताह से, इसमें जो है 2 घंटा दिया ये नहीं पता ना कि कब से, बस 2 घंटा दिया, ये निश्चित नहीं है। अगर ऐसे हो कि 4 बजे से 8 बजे से, वो निश्चित टाइम है घड़ी वाला, लेकिन टाइम ऐसे दिया हो घंटे करके मिनट करके, तो वो निश्चित नहीं है, इसके लिए फॉर का यूज होगा। 2-4 दिन से, कई महीने से ऐसे करके दिया हो, 8 महीने से, ठीक है, 4 साल से, तो ये अनिश्चित टाइम, इसके लिए फॉर का यूज होगा, ठीक है। तो अगर नाम दिया हो, समय का जो तिथि है उसका नाम दिया हो, तब सिंस लगेगा, और वो खाली जो है समय ही दिया हो, उसका नाम नहीं दिया हो, तो फॉर का यूज होगा। जैसे 8 महीने से कहा हो तो वो तो केवल समय है ना, 8 महीना निश्चित नहीं है। और अगर ऐसे दिया हो कि 8 महीना पहले, अभी इस महीने से 8 महीना पहले के महीने का नाम दे दे कि जनवरी या फरवरी से, तो वो निश्चित हो जाता है, ठीक है। अच्छा अभी कौन सा चल रहा है 2025, मान लो इसके 8 साल पहले 2017 में, तो अभी ऐसे कहें कि वह 2008 से वहाँ रह रहे हैं, तो वो अनिश्चित टाइम हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है कि वो 2017 से नहीं, 2001 में से 2001 से 2005 तक 4 साल रहे हों, फिर चले आए हों, फिर ऐसे बीच बीच में गैप कर करके उतना रहे हों, ऐसा भी तो हो सकता है, 8 साल, है ना। और अगर निश्चित टाइम दिया रहेगा तो क्या रहेगा, अगर ऐसे दिया कि वो 2017 से वहाँ रह रहे हैं तो वो सिंस लगेगा, ठीक है। और अगर ऐसे कहा दें कि वो 8 साल से वहाँ रह रहे हैं तो फॉर लगेगा, समझ गए। अनुवाद के नियम इसमें क्या होता है वो तो बताइए, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो वह 2 घंटे से पत्र लिख रही है, तो क्या हो जाएगा 2 घंटा अनिश्चित टाइम है, ठीक है। तो सी
हैज Been बीन writing राइटिंग a letter for ए लेटर, आगे for हाँ अभी ऑब्जेक्ट तक हो गया, फिर फॉर 2 hours. 2 Hours. आवर्स, ये हो गया। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना लें, नेगेटिव में नॉट लगाना होता है। Not. वह 2 घंटे से पत्र नहीं लिख रही है, तो कहाँ लगेगा नॉट? सी हैज नॉट, हैज और बीन के बीच में नॉट लगेगा, ठीक है। वह 2 घंटे से पत्र नहीं. नहीं लिख रही है, तो नॉट कहाँ लगना है? यहाँ, समझ गए? तो नेगेटिव वाला ऐसे नहीं लिख रहे हैं, इसी में निपटाना है, हो गया। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना लेते हैं। इंट्रोगेटिव में हैज आगे आ जाएगा, ठीक है। और अगर क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड आगे लगा लेंगे, जैसे कि क्या हुआ 2 घंटे के पास में दिए? क्या हुआ 2 घंटे से 2 बजे से। 2 अरे कुछ निश्चित टाइम वाला भी ले ले, मैंने सेंटेंस यही रहेगा, बस टाइम चेंज कर दे रहे हैं। वो 2 घंटा था कि 2 बजे कर दे रहे हैं। यहाँ क्या फॉर यूज हुआ था कि सिंस भी यूज हो जाएगा, दोनों का यूज कर लेंगे, है ना। क्या वह 2 बजे से पत्र लिख रही है, लिख लिख रही है, तो क्या हो जाएगा? हैज ए सी been बीन writing राइटिंग a letter अ लेटर since सिंस two 2, अब 2 को ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे ठीक है, ऐसे 2 ओ o'clock. क्लॉक, ठीक है। ये हो गया। अब क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, यहाँ जगह नहीं है, समझ जाओ, भावनाओं को सुनो। ये हो गया। और अगर सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड वाला आ जाए, ठीक है, वहाँ कब से पत्र लिख रही है, लेकिन कब से अगर कह देंगे तो फिर पता ही नहीं चलेगा टाइम का, है ना। तो सिंस लगाए कि फॉर, तो सिंस ही लग जाएगा। चलो एक सेंटेंस ऐसे ले लेते हैं, वह कब से पत्र लिख रही है, तो क्या हो जाएगा? सिंस व्हेन, ये आ जाएगा पहले, ठीक है। सिंस व्हेन, ये पूरा क्वेश्चन, कब से, ये क्वेश्चन वर्ड है, तो से का रहेगा सिंस और कब का व्हेन, सिंस व्हेन, ठीक है। कॉमा एज हेल्पिंग वर्ड आता है ना, फिर सी बीन writing राइटिंग a letter खत्म. लेटर, एक letter. हो गया। हाँ. चलो कुछ अलग सेंटेंस ले लेते हैं, अभी नेगेटिव भी कर देंगे, इंट्रोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव भी। 2 घंटे नहीं, चलो 5, वह वे 5 घंटों ये से मेला कैसे नहीं देख रहे हैं, तो वे 5 घंटों से मेला कैसे नहीं देख रहे हैं, तो हो जाएगा हाउ, क्या फिर हैव रहेगा, बहुवचन है ना, हाउ हैव, फिर सब्जेक्ट दे, फिर बी, हाउ हैव दे बी, फिर देख रहे हैं क्या देख सीइंग की वाचिंग, वाचिंग हैं। वाचिंग वैसे वो लोग मेला में घूमते भी है ना, सीइंग कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सीइंग, SEING, सीइंग फेयर, कब से? 5 घंटे से, फॉर 5 आवर्स, है ना। नॉट भी है ना, वो 5 घंटों से मेला कैसे नहीं देख रहे हैं, तो हाउ हैव दे नॉट, यहाँ लग जाएगा। बीन सीइंग फेयर फॉर 5 आवर्स, HRS लिखिए, आवर्स समझ जाओ, ठीक है। ये हो गया, ये तो खत्म हो गया। कौन सा? प्रेजेंट टेंस का चारों खत्म हो गया। अब ठीक है, वो पास्ट टेंस का बताते हैं। चलो अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना इसके लिए, सेंटेंस पहले लिख दिए। अब देखो प्रेजेंट टेंस का 4 हो गया, अब पास्ट टेंस का बताएं, ठीक है। पास्ट टेंस में भी 4 होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का पहचान क्या होता है? वाक्य के अंत में ता था, ते थे, ठीक है, ती थी, ये सब आता है। और अलग तरह के भी आते हैं, जैसे लिया, दिया गया, ठीक है, किया, ऐसे करके कुछ आता है। जैसे वह घर गया, उसने खाना खाया, पानी पिया, लिया, दिया गया करके, अगर ता था, ते थे नहीं आ रहा है तब। तो जैसे ये एक सेंटेंस हो गया, उसने पत्र लिखा, या उसका इसको कह सकते थे वह पत्र लिखी, या दूसरी तरह से कह सकते थे वह पत्र लिखती थी, ता था, ते थे, इस तरह से हो जाएगा। जैसे क्या वह पत्र लिख रही, अब नहीं, ये तो बुझाओ, ठीक है। तो ये इंडेफिनिट टेंस का है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अनुवाद का नियम सिंपल सेंटेंस के लिए क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो जैसे उसने पत्र लिखा, या दूसरी तरह से अभी जो सेंटेंस हम प्रेजेंट में लेते हैं वही ले रहे हैं, बस अलग अलग टेंस में उसी को चेंज कर दे रहे हैं। वह पत्र लिखी, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? सी, राइट आंसर, राइट माने लिखना, उसका सेकंड फॉर्म होगा राइट, रूट, सी रूट ए लेटर, ऑब्जेक्ट क्या है? लेटर, क्वेश्चन बनने सी। और क्या? वह पत्र नहीं लिखी, तो अगर निगेटिव आता है तो इसमें क्या हो जाता है? डिड आता है, ठीक है, डिड हेल्पिंग वर्ब। तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब का
फर्स्ट फॉर्म। अब डिड आ गया ना, डू का सेकंड फॉर्म डिड होता है, तो वर्ब का आप सेकंड फॉर्म नहीं यूज करेंगे क्योंकि हेल्पिंग वर्ब सेकंड फॉर्म यूज कर रहे हैं ना। तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वह पत्र नहीं लिखी या वह पत्र नहीं लिखी थी, तो सी डिड नॉट राइट अ लेटर। ये हो गया। क्या वह पत्र लिखी, तो डिड यानी कि हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाता है। तो ये जो सिंपल सेंटेंस लिखे हैं ना, मतलब सिंपल सेंटेंस तो है नहीं, हेल्पिंग वर्ब डिड पहले लगे, तो क्या आ जाएगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो हो जाएगा डिड सी नॉट राइटिंग सी सी, तो डिड सी राइट अ लेटर। क्या वह पत्र लिखी, उसने पत्र क्यों लिखा। अब देखो क्वेश्चन वर्ड वाला भी चाहिए, ये तो सिंपल इंट्रोगेटिव था। अब डबल इंट्रोगेटिव में क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड आता है। ये क्यों, वाई, वाई फिर डिड, वाई डिड फिर सब्जेक्ट आएगा सी, बाकी सब वही रहेगा, राइट अ लेटर। हो गया। और अगर ऐसे होता कि इंट्रोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव भी होता, उसने पत्र क्यों नहीं लिखा, है ना, तो वाई डिड सी नॉट, मेन सॉरी सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में नॉट लगाना होता है, ठीक है। वह पत्र, अब चलो ये तो खत्म हो गया। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं। पहचान क्या होता है, वाक्य के अंत पे रहा था, रहे थे, रही थी इत्यादि आता है, ठीक है। इससे पता चलता है कि कोई भी काम हो रहा था, जारी था, बीते हुए समय में जारी था। रहा रहे जब आता है मतलब काम जारी होने का पता चलता है। जारी है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जारी था तो पास्ट कंटिन्यूअस, जारी होगा तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। समझ गए। तो सिंपल सेंटेंस के लिए अनुवाद करने में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर नहीं, वाज वेयर, वो तो प्रेजेंट टेंस में होता है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फिर से एक बार सुनो, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो वह पत्र लिख रही थी, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट वाज यानी कि सी वाज एक वचन के लिए वाज, बहुवचन के लिए वेयर, सी वाज राइटिंग अ लेटर। ये हो गया। क्या वह पत्र लिख रही थी, अगर इंट्रोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब आगे उठा ले आओ, तो क्या हो जाएगा, वाज सी राइटिंग अ लेटर। वह पत्र किसे लिख रही थी। अब यहाँ देखो ये क्वेश्चन वर्ड आ गया, डबल इंटरोगेटिव, तो क्वेश्चन वर्ड पहले लग जाएगा, फिर वाज वेयर आएगा, बाकी बाकी ये सारा का सारा यही रहेगा, बस क्वेश्चन वर्ड आगे एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा। कब कहाँ कैसे, हु व्हाट वेयर, ये सब, ठीक है। तो किसे यानी कि हुम, बाकी सब वही रहेगा, हुम वाज, हुम वाज सी राइटिंग अ लेटर। कम जगह में हो गया। राम और श्याम पत्र क्यों लिख रहे थे, तो वाई वाज रहेगा कि वेयर, क्यों, बहुवचन है जो तुम राम और श्याम दो जने हो गए ना, तो बहुवचन हो गए, तो वेयर रहेगा। अगर ऐसे होता है कि राम पत्र क्यों लिख रहा था, तब वाई वाज राम राइटिंग अ लेटर, एक वचन रहेगा तो आज। अब राम और श्याम दोनों मिला के बहुवचन हो गए, तो वेयर रहेगा। इसीलिए हम ये लिखे थे अलग सेंटेंस, ताकि तुम लोग देखें कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो वाई वेयर राम एंड श्याम राइटिंग ए लेटर। हो गया। अब आते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस पे। क्या कुछ छूट नहीं है, नहीं पास्ट परफेक्ट टेंस में परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है, चुका आता है, ठीक है। अगर चुका है, चुकी है, चुके हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। चुका था, चुके थे, यानी कि बीते हुए समय का पता चलता था, थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुका था, ऐसे करके आता है तो पास्ट परफेक्ट टेंस। और फ्यूचर में कोई काम हो चुका होगा तो ऐसे होगा, गागेगी, चुका होगा, चुके होंगे, ये सब, ठीक है। तो अभी फिलहाल इसकी बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। वाक्य के अंत में क्या होता है, चुका होगा, चुके हो, सॉरी, चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये आता है। और सिंपल सेंटेंस के लिए अनुवाद का नियम क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इतना ही है। जब कोई एक काम हो रहा है उसके लिए, यहाँ एक ही काम हो रहा है ना, वह पत्र लिख चुकी थी, तो सी हैड रिटन ए लेटर, ठीक है। अब देखो यहाँ तुम्हें ये नहीं देखना, हैड सबके लिए लगेगा, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। क्या वह पत्र लिख चुकी थी, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा, हैड सी रिटन ए लेटर। खुजर नहीं करो, इधर देखो। फिर अगला, वह पत्र कब लिख चुकी थी, क्वेश्चन वर्ड आ गया ना। अच्छा, अगर नेगेटिव बनाना होता, नेगेटिव सेंटेंस हमने इसलिए नहीं लिए क्योंकि यहाँ नॉट ही तो लगाना होगा। वह पत्र नहीं लिख चुकी थी, तो हो जाएगा सी हैड नॉट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट लगा, जो लगा देते। वह पत्र नहीं लिख चुकी थी, नहीं लिख चुकी थी, तो सी हैड नॉट, यहाँ लग जाएगा, सी हैड नॉट रिटन अ लेटर। हो गया। वह पत्र कब लिख चुकी थी, तो क्वेश्चन वर्ड आएगा पहले, तब आएगा, ठीक है। व्हेन हैड फिर सब्जेक्ट सी
यही यही चीज रहेगा, यही बस व्हेन एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा, बाकी सब यही रहेगा, क्या वाला ही रहेगा। व्हेन हैड सी रिटर्न लेटर। देखो थोड़ी दिक्कत होगी, इसको जूम करके भी ऐसे देख सकते हो, लेकिन इसको हम क्यों इतनी कम जगह में सारा लिख रहे हैं, ताकि देखो एक ही पेज में सारा आ जाएगा, बढ़िया से तो समझ जाओगे, स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, उसको बार बार फोटो गैलरी में भी देख के पढ़ सकते हो, जब फोटो स्क्रॉल करोगे ये आ जाएगा, उसको रिवाइज भी हो जाएगा। इसीलिए क्या तुम गृहकार्य पूरा कर चुके थे, तो हो जाएगा ये हैड वाला है, ठीक है, हैड सी हैड यू हैड यू कंप्लीटेड। कंप्लीटेड होम नहीं गिरकार। अब देखो इसका आप नहीं करोगे, हैड यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, ऐसे योर लगा देते हैं, अब यहाँ तुम्हारा लिखने के लिए जगह नहीं था, तो हैड यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, होमवर्क समझ जाना, ठीक है, यहाँ डब्ल्यू लिख दिए, जगह नहीं है। रोगी के आने से पहले डॉक्टर मर चुका था, कहेंगे ये कौन सा सेंटेंस है सर जी, हम लोग यही पढ़ते आ रहे थे कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो फिर से समझा देते हैं, ये वो जगह है, मतलब कल्पना कर सकते हैं कि ऐसी जगह, ऐसे समाज की कल्पना करें जहाँ कोई बीमार ही ना हो, ठीक है, इतना बढ़िया खान पान रहन सहन हो, और जो डॉक्टर बेचारा भूखों मर जाए, उसको मरीज ही ना मिले, तो वो हालत है। तो रोगी के आने से पहले डॉक्टर मर चुका था, तो बेचारा डॉक्टर क्लिनिक खोला चल नहीं रहा था, क्योंकि रोगी है नहीं उधर, सब स्वस्थ लोग हैं, और कुछ इनकम हो नहीं रहा था, मरे जा रहा था भूखा है ना, तो लास्ट में एक रोगी पहुंचने ही वाला था, तब तक डॉक्टर मर गया, है ना, तो वही सेंटेंस बन गया क्या, रोगी के आने से पहले डॉक्टर मर चुका था। अब देखो ये भी परफेक्ट टेंस का है, लेकिन इसमें दो काम होता है, ठीक है, तो अगर परफेक्ट टेंस में दो काम हो रहा है और पहले शब्द आया, ठीक है, दो काम हो रहा है और पहले शब्द आया, तो जो काम पहले समाप्त होता है उसको पहले ट्रांसलेट करते हैं, फिर बिफोर शब्द लगाते हैं, उसके बाद दूसरे सेंटेंस को अनुवाद करते हैं, और फिर ध्यान से सुनो, जो काम पहले हो चुका होता है उसको परफेक्ट टेंस में, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है, फिर बिफोर लगा के, और जो काम बाद में होता है उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट करते हैं। अब यहाँ ध्यान से देखो, रोगी के आने से पहले डॉक्टर मर चुका था, कौन सा काम पहले हुआ है, पहले डॉक्टर मर चुका था, फिर रोगी पहुंचेगा, है ना, तो पहले इसको ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है, डॉक्टर मर चुका था पहले ही, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, द डॉक्टर, इतने में हो जाएगा, द डॉक्टर हो जाना चाहिए, द डॉक्टर हैड, ये तो जानते हो ना, इस तरह से कर लेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो डॉक्टर हैड डाइड, डाइड, ठीक है, द डॉक्टर हैड बिफोर, द डॉक्टर हैड डाइड बिफोर। देखो पहले इतना समझ जाओ, द डॉक्टर हैड डाइड बिफोर, यानी कि डॉक्टर मर चुका था पहले ही, ठीक है, हो गया। अब इतने का ट्रांसलेट करते हैं, रोगी के आने से पहले मतलब रोगी बाद में आया, उसके बाद क्या, द पेशेंट केम, मतलब इसमें लिखने द पेशेंट केम, अच्छा हो गया, नहीं है नहीं, ओके। अच्छा अगर इंट्रोगेटिव होता तो उसको भी बना लेते, जैसे ऐसे होता कि क्या रोगी के आने से पहले डॉक्टर मर चुका था, तो ऐसे होता हैड द डॉक्टर डाइड बिफोर द पेशेंट केम, नेगेटिव होता निगेटिव बना लेते, जैसे रोगी के आने से पहले डॉक्टर नहीं मर चुका था, तो द डॉक्टर हैड नॉट डाइड, द डॉक्टर हैड नॉट, ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में नॉट लगाना होता, नॉट डाइड बिफोर द पेशेंट केम, ये हो जाता। चलो अब ध्यान सुनो, अगर पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है, दो काम हो रहा और बाद शब्द आए, इसमें क्या था, पहले शब्द आए, तो ये था अनुवाद करने की, अगर पहले शब्द आए तो जो काम पहले होता है उसको पहले अनुवाद करते हैं, और बाद में जो काम होता है उसको बाद में अनुवाद करते हैं, और अगर बाद शब्द आए, ठीक है, तो जो काम बाद में समाप्त होता है उसको पहले ट्रांसलेट करते हैं, और जो काम पहले समाप्त होता है उसको बाद में ट्रांसलेट करते हैं, और उनके बीच में जोड़ने के लिए आफ्टर लगाते हैं, ठीक है। अब फिर से, अब तो ये जानते हो कि जो काम पहले खत्म हो चुका होगा उसको किस में ट्रांसलेट करेंगे, परफेक्ट टेंस में, और जो काम बाद में होगा उसको इंडेफिनिट टेंस में। तो इंडेफिनिट टेंस का तो जानते ही हो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। परफेक्ट टेंस का तो जानते ही हो, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ देखो, रोगी के आने के बाद डॉक्टर मरा था, तो वो दूसरा सिनेरियो उसमें इमेजिन कर लो, दूसरा केस कि रोगी आ गया था उस इलाके में जहाँ सब लोग स्वस्थ होते हैं, डॉक्टर बेचारा भूखों मर रहा था, उसको कुछ मिल नहीं रहा था, रोगी आ गया था, तो अपना इलाज कराया, उसको पैसा दिया, अब वो उससे खाना मंगाता और फिर खाता, तब तक निपट चुका था, तो ये केस हो सकता है ना। तो क्या हो गया, रोगी के आने के बाद डॉक्टर मरा था, तो इसमें कौन सा काम बाद में हुआ है, ठीक है, रोगी बाद में आया, रोगी के आने के बाद डॉक्टर मरा था, रोगी पहले आया था, इसका मतलब डॉक्टर बाद में मरा था। मैंने कहा जब सेंटेंस में बाद शब्द आए तो जो काम बाद में समाप्त होता है उसको पहले ट्रांसलेट करते हैं, और वो इंडेफिनिट टेंस में होगा, तो कौन सा काम बाद में हो रहा है, डॉक्टर बाद में मरा था ना, ये तो ये इंडेफिनिट टेंस में होगा, तो क्या हो जाएगा, द डॉक्टर डाइड, ठीक है, आफ्टर, उसके ऊपर द पेशेंट, हाँ देखो ये द डॉक्टर डाइड, डॉक्टर मर गया था, आफ्टर बाद में मरा था, रोगी के आने के बाद ना, यानी कि रोगी पहले आ चुका था, तो द पेशेंट हैड कमड, पेशेंट हैड कमड, कम नहीं, कम, द पेशेंट हैड कम होता है, कम, ये हो गया। अच्छा इसमें अगर ध्यान से देखो तो यहाँ बिफोर था, यहाँ आफ्टर है ना, और कुछ नहीं चेंज है, ये जो दूसरा सेंटेंस था वो पहले है, देखो द पेशेंट केम,
यहाँ अच्छा हाँ वो चेंज हो गया, दूसरा सिनेरियो ना, उसको दूसरे तरीके से लिखते तो उसमें बताए थे जब परफेक्ट टेंस बता रहे थे कि इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, दूसरी तरह से ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, वो अलग था। ये समझ गए? चलो अब इसमें आते हैं। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पे आते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पहचान क्या होता है? वाक्य के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी, ये सब आता है और साथ में समय भी दिया रहता है, टाइम भी दिया रहता है कि कितने समय से काम हो रहा था। अनुवाद का नियम क्या होता है? सिंपल सेंटेंस के लिए जान लोगे तो बाकी सबका हो ही जाएगा, है ना? तो सिंपल सेंटेंस के लिए अनुवाद का नियम क्या होता है? स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, ठीक है? तो वह 2 घंटे से पत्र लिख रही थी, 2 घंटा इसी टाइम यानी फॉर लगेगा। तो पहले सब्जेक्ट सी हेड बीन राइटिंग लेटर फॉर 2 आवर्स आवर्स नहीं, साइलेंट होता है, ठीक है? क्या हुआ? 3 बजे से पत्र लिख रही थी। अब देखो हेल्पिंग वर्ब से आ जाएगा हैड सी बीन राइटिंग लेटर सिंस 3 o'clock 3 o'clock। वह 2016 से किसे पत्र लिख रही थी? क्वेश्चन वर्ड है किसे? whom। अरे बढ़िया नहीं लिखा whom, थक गए हम ना, whom फिर हैज फिर सब्जेक्ट सी, whom हैज सी, आगे बी राइटिंग लेटर। कितने टाइम से? 2016 से। ये निश्चित टाइम है। अगर साल का नाम महीने का नाम दिया हो तो सिंस लगेगा, और अगर ऐसे दिया कुछ साल से या कुछ महीने से तो फॉर लगेगा, लेकिन उसका नाम ही दे दिया साल का या महीने का तो सिंस लगेगा, ठीक है? तो whom has she been writing a letter since 2006, ठीक है? हो गया? क्या जूली जुलाई से विद्यालय जा रही थी? जूली अच्छा यहाँ हैड लगाना था, हैड लग गया। हैड जूली ठीक है, हैड जूली बीन गोइंग टू स्कूल स्कूल उसके बाद सिंस जुलाई दोनों का स्पेलिंग सेम है, जूली जुलाई, ठीक है? तो हैड जुलाई बीन हैड जूली बीन गोइंग टू स्कूल सिंस जुलाई, वही सही है, JULY जूली, ठीक है? अगर महीने का नाम चाहिए तो जुलाई पढ़ो, और किसी का नाम चाहिए जूली का तो जूली पढ़ो, ठीक है? हाँ सही है। अच्छा अभी एक टेंस और बचा है, 4 है उसमें, कौन सा? फ्यूचर टेंस, चलो उसको भी कवर करते हैं। चलो आखिरी टेंस है, चारों फ्यूचर टेंस के चारों टेंस को भी समेट लेते हैं। तो पहला होता है फ्यूचर परफेक्ट, सॉरी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। पहचान क्या होता है? वाक्य के अंत में गागेगी, होगा, होगी, होगे, होगा, ये सब आता है, इससे पता चलता है कि फ्यूचर में कोई काम होगा। तो सिंपल सेंटेंस के अनुवाद का नियम क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। विल किसके साथ लगेगा? उसके बजाय ये जान लो सेल किसके साथ लगेगा। तो नॉर्मल अगर कोई सेंटेंस रहेगा तो सेल आई और वी के साथ खाली लगेगा, बाकी सबके साथ विल का यूज होगा, समझ गए? तो अभी हम विल का बताते तो दिक्कत हो जाती, कितने का बताते, उससे अच्छा सेल का बता दें, आई और वी के साथ लगेगा, बाकी सबके साथ विल का यूज होगा, ठीक है? वह पत्र लिखेगी तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट सी विल राइट अ लेटर। आप देखो यही नेगेटिव वाला नहीं हो पाएगा, नहीं नेगेटिव वाला। तो अगर मान लो सेंटेंस नेगेटिव होता तो नॉट ही लगाना होता है, वहां पर पत्र नहीं लिखेगी तो नॉट कहाँ लगता है? हेल्पिंग और मेन वर्ब में सी विल नॉट राइट अ लेटर, समझ गए? फिर क्या वह पत्र लिखेगी? इंट्रोगेटिव अगर रहेगा, क्या से शुरू वाला सेंटेंस रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा, विल हो जाएगा, विल सी राइट अ लेटर। वह पत्र कब लिखेगी? तो क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा, क्वेश्चन वर्ड वाला ना, फिर विल, तो व्हेन विल सी राइट लेटर। थक गए ना, गड़बड़ लिखा जाए। फिर तुम लोग विद्यालय कब जाओगे? व्हेन विल सब्जेक्ट यू गो टू स्कूल। वह पत्र, अच्छा ये दूसरा सेंटेंस। अगर मान लो सेंटेंस इंट्रोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव हो तो नॉट कहाँ लगाते हैं?
वही वही लगेगा जहाँ लगा था, लेकिन अब क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आगे आगे आ गया तो अब नॉट कहाँ दिखेगा आपको? सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में नॉट दिखेगा, है ना। तो वह पत्र कब नहीं लिखेगी? तो व्हेन विल सी नॉट राइट अ लेटर। तुम लोग विद्यालय कब नहीं जाओगे? रात को। तो व्हेन विल यू नॉट गो टू स्कूल। अब आ जाता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। पहचान क्या होगा? वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होऊंगा अपने लिए, ये सब आता है। इससे पता चलता है कि कोई भी काम भविष्य काल में, फ्यूचर में जो है जारी होगा। ये लुक आ रहा है। अरे फोकस बिगड़ गया, फोकस किया। तो पहचान बता दिए। अनुवाद के नियम सिंपल सेंटेंस के लिए जाएंगे, बाकी सबका कर लोगे। उसमें जो है हेल्पिंग वर्ब नॉट लगाना तो नेगेटिव हो गया, हेल्पिंग वर्ब आगे ले आओ तो इंट्रोगेटिव हो जाता है। तो सिंपल सेंटेंस के अनुवाद का नियम क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो जैसे वह पत्र लिख रही होगी तो सी विल बी राइटिंग अ लेटर, सी विल बी राइटिंग अ लेटर, राइटिंग अ लेटर, तो इसको होगा विल सी। और अगर सेंटेंस नेगेटिव होता तो नॉट लगा लेते, वहां पत्र नहीं लिख रही होगी तो सी ठीक है? विल तो नॉट सी विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर, ठीक है। यहाँ विल और बी के बीच में नॉट लगा देना होता है। और अगर इंट्रोगेटिव होगा तो क्या होगा? विल या शैल आगे आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब। तो वहां से जैसे क्या वह पत्र लिख रही होगी तो हो जाएगा विल सी बी राइटिंग अ लेटर, राइटिंग अ लेटर। लेटर। ये हो गया। और अगर क्वेश्चन वर्ड वाला आ जाए, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, व्हेन, व्हाई, व्हाट, ये सब, तो क्वेश्चन वर्ड पहले लगाएंगे, फिर विल शैल आएगा, फिर सब्जेक्ट, ऐसे करके बाकी सारा यही रहेगा। बस क्वेश्चन वर्ड आगे लग जाएगा। जैसे वह पत्र किसे लिख रही थी तो क्वेश्चन वर्ड क्या है? किसे? तो whom whom will होम बिल के बाद सी होम बिल सी बी whom will सी बी see बी be राइटिंग writing अ लेटर, a लेटर। लेटर। ये हो गया। हम पत्र क्यों लिख रहे होंगे, ये अलग से सेंटेंस ले लिया ताकि एक बार सेल भी तो आ जाए, सारा विल है। तो बताया था आई और वी के साथ सेल का यूज होता है। तो यहाँ हम है यानी कि वी तो सेल हो। तो हम पत्र किसे लिख रहे होंगे? किसे? कहाँ? हम पत्र अच्छा क्यों लिख रहे होंगे? वाई वाई विल सॉरी सेल वाई सेल बी वी राइटिंग वी तो पहले लिख दिया बढ़िया। विल बी वाई सेल वी वी ये वी है, ये बी है। वी ठीक है, तुम लोग सही बोल नहीं पाते हो। वी वाह ठीक है, वी और बी ये बी है बा, ठीक है। तो वाई सेल वी बी राइटिंग लेटर। अरे खत्म हो जल्दी से। अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव होता तो वह पत्र क्यों नहीं लिखेगी? क्या वह पत्र नहीं लिख रही थी? नहीं लिख रही होगी। या जाए तो नॉट लगा देंगे, विल सी नॉट बी राइटिंग अ लेटर। हाँ, वह किसे पत्र नहीं लिख रही होगी तो whom will she not be writing letter। अगर इंट्रोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव, इंट्रोगेटिव में नेगेटिव आ जाए तो मेन सॉरी ये क्या सब्जेक्ट और मेन वर्ब, सब्जेक्ट और बी के बीच में नॉट लगा देंगे, ठीक है। वही लगेगा जहां पहले लगता था, बस वही विल आगे भाग गया है तो कहाँ रह जाएगा? सब्जेक्ट और बी के बीच में ही तो बचा। हम पत्र क्यों नहीं लिख रहे होंगे समझ लो बी के पहले तो वाई शैल वी नॉट बी राइटिंग अ लेटर। ये खत्म। तो टू खत्म हो गया ना। अब तीसरा कौन सा आता है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। पहचान क्या होता है? वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होऊंगा, ये सब आता है, जिससे पता चलता है कि भविष्य काल में, आने वाले समय में कोई काम कर चुका होगा या हो चुका होगा। सिंपल सेंटेंस के अनुवाद का नियम क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, ये तो आना ही है, यही पहचान है फ्यूचर टेंस की। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव, ठीक है, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हैव। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बस इतनी। फिर से सुनो, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप शुरू करें और डिटेल में देख सकते हो, 12 टेंस का मैं डिटेल वीडियो बनाया हूँ, ठीक है। ये तो रिवीजन चल रहा है, एक ही वीडियो में सारा हो जाए। तो वह पत्र लिख चुकी होगी तो सी विल हैव, अभी बीन पता है किसमें आता है? वो परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में आता है। तो सी विल हैव रिटन लेटर। अब डॉक्टर जैसी राइटिंग हो रही है क्योंकि मैं थक चुका हूँ। क्या वह पत्र लिख चुकी होगी तो सी विल आगे आ जाएगा, मैंने हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा तो विल सी राइट हैव लिखी तब हैव रिटन लेटर। देखो राइटिंग खराब हो तो खराब मत बोलो, बेइज्जती है। डॉक्टर जैसी है ऐसा कहो,
क्योंकि डॉक्टर खराब लिखते हैं तो उन्हीं को एग्जाम दो, ठीक है। क्यों खराब लिखते हैं आखिर, इतना रुपया लेते हैं, बढ़िया लिख के दो, मरीज भी पढ़ पाए, क्या खरीद रहा है। नहीं तो पता चलता, अच्छा समझ में नहीं आता ना, तो उसमें कहते हैं पता नहीं डॉक्टर लोग क्या लिखते हैं, समझ नहीं आता। तो एक कहता है हमको लगता है कि मैंने तो लूट लिया, तुम भी लूट लो। मतलब वो लिख के देता है मेडिकल स्टोर वालों के लिए, क्योंकि वही खाली पढ़ पाते हैं डॉक्टरों का लिखा हुआ। तो इसका मतलब क्या होता है कि डॉक्टर लिखा है कि मैंने तो इसको लूट लिया, तुम भी लूट लो। ठीक है, इसका मतलब यही होता है। हाँ, इसलिए आम जनता नहीं पढ़ पाती है डॉक्टरों का लिखा हुआ, क्योंकि वो कोड में यही लिखे रहते हैं, मैंने लूट लिया इसको और तुम भी लूट लो। वह पत्र कब लिख चुकी होगी, तो क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा व्हेन, फिर विल, सी हैव रिटन अ लेटर। अच्छा निगेटिव वाला नहीं बताया ना, निगेटिव में नॉट ही लगाना होता है, जानते हो ना। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में, जैसे वह पत्र नहीं लिख चुकी होगी, चलो लगा ही देते हैं, कुछ लोग के लिए जरूरी होता है। तो सी विल नॉट, अच्छा दो टू है ना, हेल्पिंग वर्ब विल और हैव, तो यहाँ लग जाएगा, ठीक है। सी विल नॉट हैव रिटन अ लेटर, क्या वह पत्र लिख चुकी है, तो विल सी हैव रिटन अ लेटर। क्या वह पत्र नहीं लिख चुकी है, अगर ऐसे आता तो विल सी नॉट हैव रिटन अ लेटर, इसलिए जगह छोड़ दिए थे, नहीं के लिए, नॉट के लिए, ठीक। वह पत्र कब नहीं लिख चुकी होगी, तो व्हेन विल सी नॉट हैव रिटन अ लेटर। समझ गए नॉट कहाँ लगाना। वे पत्र, अच्छा अभी एक सेंटेंस और है, वे अपना पत्र किसे दे चुके होंगे, तो किसे, कहाँ गए, हूम, फिर विल दे, बिल नहीं सही लगेगा, वे है, हम नहीं है, आई मैं और आई और मी के साथ सैली लोग, बाकी सबके साथ भी। तो हूम विल दे हैव दे चुके होंगे, पत्र दे चुके हैं, गिव गेव गिवन देयर लेटर, ए लेटर किसम, देयर यानी कि उनका, वे का उनका होगा ना, दे का देयर होगा, देयर लेटर। अब उनका तो ढेर सारा लेटर होगा ना, तो ए लेटर नहीं, लेटर्स होंगे। मान लो कोई ज्वाइनिंग लेटर होगा, तो वे अपना पत्र किसे दे चुके होंगे, मैनेजर को, किसी कंपनी के, है ना। वो गलत मत समझना कि निब्बा निब्बी वाला। अगला, अब आता है लास्ट सेंटेंस, लास्ट टेंस कौन सा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहचान क्या होता है, वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, कंटिन्यूअस जैसा ही रहता है। एडिशनली क्या दिया रहता है, एक्स्ट्रा, उसमें टाइम भी दिया रहता है, यानी कि कुछ समय से काम हो रहा होगा। अनुवाद का नियम क्या होता है, सब्जेक्ट सिंपल से, बाकी सब कर लो, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव और बीन एक्स्ट्रा आ जाता है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो वह 2 घंटे से पत्र लिख रही होगी, तो क्या देगा, सी विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर 2 घंटे से, तो अनिश्चित टाइम फॉर 2 आवर्स। अब आवर्स लिखा जाएगा इसमें, हो गया। अच्छा अगर सेंटेंस निगेटिव होता तो कहाँ लगता नॉट, जिसके बाद 2 घंटे से पत्र नहीं लिख रही होगी, तो सी विल नॉट हैव बीन, यहाँ लगेगा नॉट, ठीक है, यहाँ तो यहाँ लगेगा सी विल नॉट हैव, यहाँ लगेगा विल और हैव के बीच में लगेगा, ठीक है। बाद 2 घंटे से पत्र नहीं लिख रही होगी, तो सी विल नॉट हैव बीन राइटिंग लेटर। फिर क्या वह सोमवार से पत्र लिख रही होगी, तो विल सी विल सी हैव बीन राइटिंग लेटर। हाँ सोमवार देखो आया, दिन का नाम दिया, अगर कुछ दिन से हो तो फॉर रहेगा, और दिन का नाम दिया तो सिंस रहेगा। राइटिंग अ लेटर सिंस मंडे, यहाँ जगह नहीं है, समझ जाओ मंडे की स्पेलिंग तुम लोग को तो पता ही होगा अगर ग्रामर पढ़ रहे हो, नहीं तो एबीसीडी पढ़ रहे हो, है ना। चलो इधर देखो, ए बालक बात मत करो, पिटाई हो जाएगी। वह 2 बजे से पत्र क्यों लिख रही होगी, तो वाई क्वेश्चन वर्ड, वाई विल सी हैव बीन राइटिंग वाई विल सी हैव बीन राइटिंग उसके बाद सेंस लेटर। सेंस रहेगा, 2 बजे से निश्चित टाइम है, 2 घंटे 4 घंटे 10 घंटे होता है तो फॉर, लेकिन टाइम दिया हो उस वजह से तो सिंस 2 o'clock, अरे गिर गया, सिंस 2 2 o'clock, o'clock 2 o'clock हो गया। वे 3 दिनों से खेत कैसे सींच रहे होंगे, तो हाउ विल दे हैव been watering
how will they have been watering In the field. the field? चलो फील्ड कर देते हैं, एक का खेत तो सींचेंगे नहीं 3 दिन से, है ना, बहुत सारे खेत हो जाएगा। कब से? फॉर 3 days. 3 days। और क्या हो अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव हो, जैसे क्या हुआ सोमवार से पत्र नहीं लिख रही होगी। नहीं लिख रही होगी, तो विल सी Have not been. हैव, हाँ यहाँ हैव के बाद लगेगा, ठीक है, यहाँ थोड़ा हैव इधर किसका दे रहे हैं, यहाँ लगेगा। Have not. हैव नॉट बीन राइटिंग लेटर सिंस मंडे, वह 2 बजे से। Have के बाद लगी मारे लिखूंगा। के बाद लगा विल क्या, सी विल नॉट हैव बीन, सी विल हैव नॉट बीन, ओके। अच्छा यहाँ लग, व्हेन विल सी नॉट, के बाद है भैया, वो तो उसके बाद ही दिया। व्हेन विल सी अब ये देखो हैव नॉट बीन। अच्छा हाँ देखो, नॉट हैव और बीन के बीच में लगता है, ठीक है, यहाँ गड़बड़ हो गया था, इसी नाते यहाँ भी गड़बड़ हो रहा और है। ये यहाँ पे विल सी, वो सही अच्छा दूसरा टेंस है ना, ओके। व्हेन विल सी नॉट हैव बीन, हैव रिटन लेटर। वो भी अच्छा ये गड़बड़ था, देखो ये तो सही था, ये सही था, ये सही था, इसमें गड़बड़ है, ये दूसरा टेंस है, इसमें आ गया। वे किसे, यहाँ से वे तो घंटे से पत्र नहीं लिख रही होगी। सी विल नॉट हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 hours। सी विल नॉट हैव बीन, सी विल हैव नॉट बीन। नहीं यही रहेगा जी, गड़बड़ हो गया। भैया यहाँ पे जब केवल निगेटिव रहेगा, केवल निगेटिव रहेगा तो हैव और बीन के बीच में लगेगा, ठीक है। कहाँ निगेटिव वाला खाली देख लेते हैं। अच्छा वही है, वह 2 घंटे से पत्र नहीं लिख रही होगी। सी विल नॉट हैव बीन, सी विल हैव नॉट बीन, क्या है जी, वह 2 घंटे से पत्र नहीं लिख रही होगी। हैव और बीन के बीच में लगेगा। हाँ वही तो गड़बड़ हो रहा है, हैव और बीन के बीच में लगेगा, ठीक है, हैव और बीन के बीच में नॉट लगेगा, ठीक है। हाँ क्या हुआ सोमवार से पत्र नहीं लिख रही होगी, तो विल सी हैव नॉट बीन राइटिंग लेटर, यहाँ सही है, वही गड़बड़ था शुभ ने। फिर वह 2 बजे से पत्र क्यों नहीं लिख रही होगी, हैव के बाद लगा दीजिए नॉट। तो वाई विल सी हैव, नॉट थोड़ा हैव किधर किसका था, यहाँ जगह था नहीं, हैव नॉट नॉट बीन राइटिंग लेटर सिंस 2 o'clock। वे 3 दिनों से खेत कैसे सींच रहे होंगे, तो हाउ विल दे हैव नॉट बीन राइटिंग वाटरिंग द फील्ड्स फॉर 3 days। ओके तीनों से खेत कैसे नहीं खींचे होंगे, हिंदी नहीं रहा है। कैसे नहीं, हाँ चलो हो गया, कैसे इसमें नहीं, नहीं लगाया नहीं ओके। वीडियो अच्छा लगा हो, सीखने को मिला हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, और फ्यूचर में इसी तरह के वीडियोस पाना चाहते हैं, मैथ और इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लें। फोकस किया, यहाँ एक जगह चमक रहा है ना।